थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है या किसकी हम स्टडी करते हैं इसमें? थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं इंटरएक्शन ऑफ वर्क एंड एनर्जी। स्टडी ऑफ interaction of work and energy। interaction of work and energy। वर्क एंड हीट ज्यादा सही है, एनर्जी नहीं। वर्क एंड हीट मतलब वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसी को हम इसके इंटरेक्शन बोलेंगे, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर की कॉन्सेप्ट और डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जैसे आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है। एक बार ऑलरेडी हमने पढ़ लिया केटीजी में, यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसमें पढ़ेंगे इन प्रोसेस के बारे में। तो काफी कुछ पोर्शन इसका हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है, तो इसमें अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में सो इट इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वर्क एंड हीट, मतलब वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो एक ये कॉमन एक्सपीरियंस है आपका कि वर्क को 100% वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। क्या ये भी है क्या, ये वाला 100% हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क? बताओ इसमें से फर्स्ट और सेकंड में कौन सा वाला पॉसिबल रहता है? फर्स्ट और हाँ दोनों पॉसिबल। हाँ दोनों पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इंजन की बात करते हैं दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन में ये पॉसिबल नहीं होता। इंजन में हीट वर्क में कन्वर्ट होती, लेकिन क्या इंजन पूरा की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देती है? नहीं ना, नो सर, है ना। हीट वेस्ट होती है। पॉसिबल दोनों, 100% वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड 100% हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। लेकिन अगर हम इंजन की बात करते हैं, प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, तो इंजन ये नहीं कर पाता है, 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता, कुछ परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि बाकी जो हीट है वो वेस्ट हो जाती है। दूसरा, अब हम यहाँ पे सिस्टम के बारे में समझ लें। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम कितने टाइप के? ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। सो सिस्टम आर 3 टाइप्स: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। एंड ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम का मतलब है जिसमें हीट एंड मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती है। तो इसमें हीट एंड मैटर विल एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। delta Q is also not equals to 0 and delta M is also not equals to 0. तो ये ओपन सिस्टम है। हीट एंड मैटर will exchange with surrounding, ठीक है। हीट एंड मैटर ये दोनों एक्सचेंज होते हैं सराउंडिंग के साथ में, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ? क्लोज सिस्टम, मान लो आपने एक ढक्कन लगा दिया, यहाँ पे एक चाय रखी हुई है, जैसे ये मान लो मैंने ये एक टी कप है ये, और जिसपे चाय रखी हुई है, खुला हुआ कप है, तो उसमें मैटर भी बाहर जा रहा है वेपर्स के फॉर्म पे और हीट भी बाहर जा रही है। अब आपने मान लो ढक्कन लगा दिया उसके चाय के कप में, दिस इज आल्सो द टी कप। तो इसमें क्या एक्सचेंज होगा और क्या नहीं होगा? अगर आपने एक ढक्कन बस लगा दिया, स्टील का ढक्कन इस पे ढक दिए,
तो इसमें क्या एक्सचेंज होने लगेगा, डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डेल्टा एम विल बी जीरो, ओनली हीट विल एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, ओनली हीट विल एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, अगर आप चाय को थर्मस में रख दो, ठीक है, चाय को थर्मस में रख दो, तो क्या होगा फिर, ना तो हीट बाहर निकलेगी सराउंडिंग में और ना ही मैटर बाहर निकलेगा। सो दिस इज एडियाबेटिक वॉल या इंसुलेटिंग वॉल हम बोल सकते हैं इसको। दिस इज एडियाबेटिक वॉल, है ना। अब इसमें ना तो हीट एक्सचेंज हो रही सराउंडिंग के साथ में, ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है, तो डेल्टा क्यू इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो and delta m is also equals to zero. Neither heat and nor matter will exchange with the surrounding. मान लो आपने थर्मस में चाय रख दिया है ना, टी इन अ थर्मस, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, टी इन अ थर्मस, ठीक है, टी इन अ क्लोज्ड स्टील बॉटल, ठीक है। और ये वाला एग्जांपल किसका हो गया, यहाँ पे टी इन अ कप, ठीक है, समझ गए, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो 3 टाइप के सिस्टम हो गए आपके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग किसको बोलते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग किसको बोलते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हो कि सर स्टीम इंजन में क्या होगा, बेटा कोई भी इंजन हो, स्टीम इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, सब में हीट और वर्क का ही इंटर कन्वर्जन है, हीट वर्क में कन्वर्ट होती है, ठीक है। एंड हीट भी काइनेटिक एनर्जी है क्या, हाँ, हीट एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्म है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है, तो हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए उसका एक कलेक्टिव फॉर्म हमने उसको हीट के फॉर्म पे बता दिया है। ये हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, ये है ना, कि हीट है क्या, ठीक है। ओके प्रणव, ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ गए कि नहीं, ये समझ गए, यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो आपने आइसोलेटेड के नीचे क्या लिखे है? एडियाबेटिक बॉल, एडियाबेटिक बॉल, एडियाबेटिक बॉल या इंसुलेटिंग बॉल, है ना, एडियाबेटिक या इंसुलेटिंग बॉल, समझ गए। यस सर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर अपन 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क नॉट पॉसिबल ही बोलेंगे ना। बोलो क्या बोल रहे हो। सर वो जो 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क है उसको हमेशा नॉट पॉसिबल ही बोलेंगे ना अगर पूछा तो। नहीं पॉसिबल है, लेकिन इंजन में पॉसिबल नहीं है सर। आप चले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना बेटा, तो आप बोल सकते हो कि हो सकती, बट प्रैक्टिकली नहीं होती है, ठीक है, थ्योरेटिकली बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल करने जाओगे मतलब आप इंजन के लिए अगर सोच रहे हैं तो पॉसिबल नहीं इंजन में ऐसा, ठीक है, ये तो पॉसिबल है 100%। और ये अगर मैं सिस्टम की बात करूं, मेरे पास थर्मस बॉटल है, ये है आइसोलेटेड सिस्टम आपका, समझ गए, हेलो, हाँ सर। बट ये भी परफेक्ट नहीं है ना। आप पानी रखोगे आज, हो सकता है कल तक रहे, लेकिन ठंडा तो होता है इसमें भी, क्योंकि ये सब जो है ना, यहाँ से हीट लॉस होता है इसमें, ठीक है, समझ गए, और भी जगह है हीट लॉस। सर अगर हीट का वर्क में कन्वर्जन परफेक्ट नहीं है तो हमने ये कैसे बोल दिया कि वर्क का हीट में परफेक्ट है। वर्क का तो हो जाता है हीट में कन्वर्जन पूरा की पूरा। कैसे बोला लेकिन। ये कैसे बोला कि जैसे कोई चीज, फॉर एग्जांपल आप, जैसे मैं ये मान ले डस्टर को यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ये है ना, हाँ सर। तो ये भी तो हीट के फॉर्म पे जा रहे हैं ना, हमको दिख थोड़ी रहा है यहाँ पे। वर्क, वर्क और काइनेटिक एनर्जी को एक जैसे ही लेना है यहाँ पे, ठीक है, वर्क और एनर्जी को एक जैसे ही लेना, काइनेटिक एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी को,
और फिर वो पूरी की पूरी हीट में चली जा रही है। ठीक है, अभी ये सिस्टम समझ गए, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और ये मेरे पास एक और खाली बोतल है, तो अगर मैंने इसके ढक्कन को लगा दिया और इसके अंदर गर्म पानी रख दिया, तो पानी इससे मतलब जो वेपर के फॉर्म में पानी बाहर नहीं आएगा, सिर्फ क्या एक्सचेंज होगी यहाँ पर से हीट एक्सचेंज होगी। समझ गए? तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। और अगर मान लो मैं इसको ढक्कन को खोल दूं, तो ये कौन सा सिस्टम बन गया आपका? दिस इज एन ओपन सिस्टम। तो तीनों समझ गए कि नहीं? सिस्टम और सराउंडिंग क्या हो गया यहाँ पे, ये एक पूरी बाउंड्री है जो बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर के पोर्शन को क्या करके रखा है, सेपरेट किया हुआ है। तो ये जो बाउंड्री हो गई, इसके अंदर का जो पोर्शन हो गया, ये एक सिस्टम बन गया, ये ऐसा। और ये बाहर का जो स्पेस हो गया आपका, ये क्या बन गया, आपका सराउंडिंग बन गया। समझ गए? हेलो? यस सर। ओके, हाँ बोलो अभी कुछ। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम। पेज नंबर 2 पे नाउ दिस इज पेज नंबर 2। देखो अभी पेज नंबर 2 में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की अब हमको जरूरत पड़ती है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, फिर इंटेंसिव वेरिएबल, फिर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, है ना? तो अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है? So now thermodynamic variables, thermodynamic variables। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बेटा बहुत सारे हैं आपके पास में। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर, U मतलब इंटरनल एनर्जी, ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ मोल, M मतलब मास, रो मतलब डेंसिटी, डेल्टा Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट, W मतलब वर्क डन। ठीक है, ये सब क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। ऑल दीज आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। समझ गए ना? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल समझ गए? हेलो? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल समझ गए कि नहीं? यस सर। ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, और भी आएंगे। मतलब मैं यहाँ पे जैसे गिब्स फ्री एनर्जी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंथैल्पी आपने पढ़ा होगा, एक्सेट्रा। तो वो सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, बट फिजिक्स में हम गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। फिर थर्मोडायनेमिक स्टेट नेक्स्ट है। फिर थर्मोडायनामिक स्टेट। तो थर्मोडायनामिक स्टेट किसको बोलेंगे? थर्मोडायनामिक स्टेट का मतलब हो गया आपको सिस्टम के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बताना। थर्मोडायनामिक स्टेट, जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझता हूँ। एग्जांपल लिया मैंने, मान लो यहाँ पे मैंने कोई हीलियम गैस भर दिया है, ठीक है? तो अब आपको थर्मोडायनेमिक स्टेट बताना है इसकी, इस हीलियम गैस की। यहाँ पे तो क्या क्या लगेगा आपको, बताओ जरा। हीलियम गैस मान लो मैंने भर दिया एक कंटेनर में, है ना? अब इसकी स्टेट बताना है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट मतलब इट विल गिव द एड्रेस ऑफ द सिस्टम। एड्रेस ऑफ द सिस्टम, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि हर्ष का एड्रेस क्या है, हर्ष के पास पहुंचना है, या हर्ष का स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो भाई हर्ष कहाँ पे रहता है, मोबाइल नंबर क्या है, कौन सा गली है, कौन सा मोहल्ला है, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब ये इसकी स्टेट हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पे इस कंटेनर में हीलियम गैस भरी है, तो बस भरी, बस इतना ही बस है क्या, कि अगर हम पूरा स्टेट बताएं यहाँ पे
तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेट में, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो इसकी स्टेट को बताने के लिए, सो देयरफॉर स्टेट ऑफ हीलियम गैस इन अ वेसल, क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको इसकी स्टेट को बताने के लिए? नंबर ऑफ मोल कितने, इसका प्रेशर कितना, इसका वॉल्यूम कितना, इसका टेम्परेचर कितना, समझ गए कि नहीं, एक्सेट्रा, ये सब बताना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब हो गया कि जिस कंटेनर में गैस भरी है, लिक्विड भरा है, या फिर आपका कोई सॉलिड है, तो कितने मोल है, प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना, टेम्परेचर कितना, एक्सेट्रा, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक प्रकार से थर्मोडायनेमिक स्टेट एक प्रकार से इट इज द एड्रेस ऑफ सिस्टम, इट इज द एड्रेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम का एड्रेस है। जैसे अगर मुझे बताने कि हाँ इसमें हीलियम गैस भरी है, तो बाकी चीजें बतानी पड़ेगी कि कितने मोल है, प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना, टेम्परेचर कितना, एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट। समझ गए कि नहीं थर्मोडायनामिक स्टेट का मतलब? थर्मोडायनामिक स्टेट का मतलब समझ गए? फिर आते इसमें थर्मोडायनामिक इक्वेशन, थर्मोडायनामिक स्टेट इक्वेशन, थर्मोडायनामिक स्टेट इक्वेशन, थर्मोडायनामिक स्टेट इक्वेशन, इसको भी हम एग्जांपल से ले लें, जैसे PV इक्वल्स टू nRT, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, या फिर PV स्क्वायर इज कांस्टेंट, या फिर कुछ और ले लो, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/T एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या हो गई, इसकी स्टेट इक्वेशन हो गई कि जो इन वेरिएबल्स को आपस में कैसे कनेक्ट किए हुए, तो इसको बोलेंगे हम थर्मोडायनामिक स्टेट इक्वेशन, जो इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल को आपस में कैसे कनेक्ट करता है। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन ये कोई रैंडम मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। सो दीज आर द थर्मोडायनामिक स्टेट इक्वेशन। और ये क्या हो गई, इसकी स्टेट हो गई कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लूं कि ये 4 मोल है ना हीलियम गैस, इसका प्रेशर 10 किलो पास्कल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा। तो ये इससे आपको उस सिस्टम के बारे में पता चलता है। तो इसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक स्टेट, और ये हो गई थर्मोडायनेमिक स्टेट इक्वेशन। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. समझ? हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, अगले पेज पे, पेज नंबर 3 पे। अब इंटेंसिव वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल किसको बोलते हैं? इस पे इंटेंसिव वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल, पेज नंबर 3। ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, इनमें इंटेंसिव कौन से हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन से हैं? तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को भी दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। हाँ, डिपेंड्स ऑन, does not depend on size of system, does not depend on, does not depend on size of system, depends on size of system, depends on size of system, ठीक है, depends on size of system, does not depend on size of system, intensive variable। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, एक कंटेनर में हीलियम गैस भर देता हूँ, सपोज ये, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने मान लो कोई गैस भर ली है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोई गैस भर दी है। अब इसमें इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 10 पास्कल इसका प्रेशर है, और 10 लीटर इसका वॉल्यूम है, ठीक है। फिर इस पे
5 मोल गैस भरी हुई है एक्सेट्रा। तो इंटेंसिव कौन से होते हैं और एक्सटेंसिव कौन से होते हैं, इसको जज करने के लिए क्या कर देते हैं हम, इसको इमेजिनरी पार्टीशन कर दें हम। तो इट इज इमेजिनरी पार्टीशन, इमेजिनरी पार्टीशन हमने बना दिया, इमेजिनरी पार्टीशन। हाँ, इमेजिनरी पार्टीशन कर दी हमने। तो इंटेंसिव वेरिएबल कौन से रहेंगे, इंटेंसिव वेरिएबल मतलब जो साइज पे डिपेंड नहीं करते। तो अभी बताओ, इस पार्टीशन करने से मान लो हमने यहाँ पे एक पार्टीशन डाल दिया आधा, तो इधर और इधर का प्रेशर बदल जाएगा क्या? नो सर। नहीं, है ना, प्रेशर नहीं बदलेगा, प्रेशर वही रहेगा। तो प्रेशर साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। प्रेशर कौन सा हो गया आपका, इंटेंसिव वेरिएबल हो गया। डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी बदलेगी क्या? नहीं। हेलो भाई, लेफ्ट और राइट में डेंसिटी वही रहेगी। हाँ, डेंसिटी बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। फिर इस पे टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा, लेफ्ट और राइट का दोनों तरफ का टेम्परेचर वही रहेगा। आप ऐसा समझ लो कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो, अगर रूम पे एक बीच में एक दीवार डाल दो आप, तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, एयर के डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन से हो गए आपके इंटेंसिव वेरिएबल हो गए। लेकिन नंबर ऑफ मोल आधे हो गए, आधे आधे डिवाइड हो गए, इस पे फर्क पड़ा आपका, नंबर ऑफ मोल पे आधा हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम आपका आधा हो जाएगा या वॉल्यूम चेंज कर जाएगा पार्टीशन करने से, मास बदल जाएगा गैस का, है ना। फिर इंटरनल एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा, अमाउंट ऑफ हीट पे भी फर्क पड़ेगा, वर्क डन पे भी फर्क पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो ये कौन से वेरिएबल हो गए, एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गए। तो जो साइज पे डिपेंड करेंगे वो एक्सटेंसिव वेरिएबल, जो साइज पे डिपेंड नहीं करेंगे वो कौन से वेरिएबल हो गए, इंटेंसिव वेरिएबल हो गए। समझ गए, जो साइज पे डिपेंड कर रहे हैं वो एक्सटेंसिव, जो साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं वो इंटेंसिव वेरिएबल। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया ये? अरे हो गया कि नहीं, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो, इस पे स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ, सर हम ये कह सकते हैं ना कि इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सेम है। एक्सट्रेंसिक है वो, हाँ बोलो। इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एक ही होंगी ना? हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी वही बोलते हैं अपन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आप उसको वेरिएबल के नाम पे भी दे सकते हो। ठीक है, समझ गए? यस सर। सर कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक होगी ना? कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक, क्योंकि दोनों तरफ के कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन ने डेंसिटी ले लिया ना बेटा एक प्रकार से। हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अगले पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 4 पे। अब आते हैं, इसमें एक और है, पॉइंट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल। पॉइंट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल किनको बोलते हैं, पेज नंबर 4। So this is page number 4, point variable and path variable। तो मान लो यहां पर ये गैस भरी हुई है इस पे, है ना, एंड इट इज अ मूवेबल पिस्टन सपोज, और इससे इसकी जो स्टेट है ना उसको बदल रहे हैं। ठीक है, इसकी स्टेट को बदल रहे हैं, स्टेट को बदल रहे हैं मतलब यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका प्रेशर 10 पास्कल हो गया, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। ठीक है, और एक्सेट्रा। इसकी अभी इंटरनल एनर्जी कुछ है, इंटरनल एनर्जी मान लो 15 जूल है ना। फिर यहाँ पे जब पहुंचे तो इट इज 127 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हो गया 15 पास्कल। फिर यहाँ पे वॉल्यूम हो गया इसका 8 लीटर, इंटरनल एनर्जी विल बी हो गई 20 जूल। तो ये एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट पे गए, तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, ये पैरामीटर्स हैं। इनिशियल स्टेट से आप यहाँ पे आ गए, दिस इज फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गए,
और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट लगी और वर्क डन भी आपको करना पड़ रहा है, मान लो वर्क भी हो रहा है, हीट भी लग रही है इसमें। तो अब दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक कहलाते पॉइंट वेरिएबल और दूसरे होते पाथ वेरिएबल, पॉइंट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल। ठीक है, या पॉइंट फंक्शन भी आप बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं, पाथ फंक्शन। तो पॉइंट वेरिएबल मतलब जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है तो जो वेरिएबल सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं उनको पॉइंट वेरिएबल हम बोलेंगे। ठीक है, व्हेन द सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, when system goes from one state to another, the value of variables depends only on initial and final state, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें उनको क्या बोलेंगे, पॉइंट वेरिएबल। तो ये कौन से हो गए आपके, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बीच में क्या होगा इससे कोई लेना देना नहीं, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये कौन से वेरिएबल हो गए आपके, पॉइंट वेरिएबल हो गए। लेकिन अगर मैं पाथ वेरिएबल की बात करूं, व्हेन सिस्टम goes from one state to another, the value of variable depends on nature of path, पाथ के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। पाथ का नेचर मतलब नेचर ऑफ पाथ और नेचर ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोसेस। तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं हम, पाथ वेरिएबल। जैसे हीट, वर्क डन, है ना, ये पाथ पे डिपेंड करेंगे। जैसे आइसोबेरिक प्रोसेस है तो अलग कहानी आएगी, आइसोकोरिक है तो अलग रहेगी, आइसोथर्मल है तो अलग रहेगी, एडियाबेटिक है तो अलग रहेगी। ठीक है ना। तो ऐसे वेरिएबल जो पाथ पे डिपेंड करते हैं या प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब आप सिस्टम को लेके जा रहे हो तो किस तरह से ये जो वैल्यूज हैं ये अलग अलग लगेंगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए। जैसे अगर हम यही पैरामीटर ले लें, 27 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस, ये इतना लीटर है, ये इतना लीटर है, इंटरनल एनर्जी इतनी, इंटरनल एनर्जी इतनी है, तो ये वाली स्टेट से ये वाली स्टेट में जाने के लिए अलग अलग प्रोसेस से अगर आप जाते हो तो डेल्टा क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, अलग अलग हो सकती हैं। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ सर गए? इंटरनल एनर्जी भी पाथ वेरिएबल हो सकती है ना? पॉइंट वेरिएबल होता बेटा इंटरनल एनर्जी, पाथ वेरिएबल नहीं होता है ना। इंटरनल एनर्जी पॉइंट वेरिएबल जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे या फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता या प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। पाथ का मतलब यहाँ पे प्रोसेस है कि आप सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक किस प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हो। समझ गए? हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये समझ गए कि नहीं? पाथ जैसे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक एक्सेट्रा, ये अलग अलग पाथ हैं। तो अलग अलग पाथ के लिए डेल्टा क्यू एंड डब्ल्यू की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, लेकिन जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है वो सिर्फ इनिशियल स्टेट क्या और फाइनल स्टेट क्या उससे मतलब होता है। बीच में आप कैसे लेके जा रहे हो उससे मतलब नहीं होता। लेकिन अमाउंट ऑफ हीट और वर्क ये किस पे डिपेंड करेंगे कि आप किस पाथ से सिस्टम की स्टेट को बदल रहे हो। समझ गए? हेलो,
अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो। सर जो डेल चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो पार्ट वेरिएबल नहीं हो सकता? क्या बेटा? डेल चेंज इन इंटरनल एनर्जी पार्ट वेरिएबल होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, जैसे डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा यू, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। इनमें जो चेंज है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे देखा जाता है, जबकि वर्क डन पाथ डिपेंडेंट, डेल्टा क्यू पाथ डिपेंडेंट या प्रोसेस डिपेंडेंट। समझ गए? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। आगे बढ़ता हूँ पेज नंबर 5 पे। अब हम आते हैं फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सर सर जो आपने थर्मल स्टेट बताया वो स्टेट फंक्शन जैसे ही काम करता है ना? कौन सा? सर जो केमिस्ट्री में स्टेट फंक्शन रहता है वही है पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन एक ही बात है यहाँ पे। ओके सर। पेज नंबर 5, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Zeroth law of thermodynamics. It is ये किसके बारे में बताता है? ये किसके बारे में बताता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। It is based on thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर के बारे में इसका डिस्कशन है अल्टीमेटली, आप ऐसा समझ लो। तो इसके लिए हम कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे 3 सिस्टम, और इन 3 सिस्टम में जो बाउंड्री है जो, ठीक है, ये कंडक्टिंग वॉल और बाकी 2 को आपने, ये एडियाबेटिक वॉल है इधर पे। ये एंड देयर आर 3 सिस्टम ए, बी एंड सी। इस पे ये कौन सी वॉल है? इट इज एडियाबेटिक वॉल, और ये वाली जो वॉल है ये कौन सी? इट इज कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, इनके टेम्परेचर मान लो, इसका टेम्परेचर है TA, इसका टेम्परेचर है TB, इसका टेम्परेचर है TC। क्या होगा, आपने जब ये सिस्टम बना के छोड़ दिया तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो हीट का एक्सचेंज होगा। भाई ये कंडक्टिंग वॉल है तो इन दोनों के बीच में भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है और इन दोनों के बीच में भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना? तो हीट विल एक्सचेंज बिटवीन A and C, and also heat is exchange between B and C। B और C के बीच में भी हीट का एक्सचेंज होगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, अचीव होगा, तो नाउ एट थर्मल इक्विलिब्रियम जब आएगा तो टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? टेम्परेचर ऑफ C। ठीक है, सिस्टम A और C का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, as well as temperature of B is equals to temperature of C। This is equation number 2, and from first and second ये क्या आ गया? temperature of A is also equals to temperature of B। that is तीनों के टेम्परेचर कैसे हैं? सेम है। तो भले ये दो आपस में इंसुलेटिंग वॉल या फिर एडियाबेटिक वॉल से कनेक्टेड है और ये कंडक्टिंग वॉल से कनेक्टेड है, तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा तो सबका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में हीट एक्सचेंज हो रही, इन दोनों में आपस में हीट एक्सचेंज हो रही। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में तीनों के टेम्परेचर सेम ही आएंगे।
ठीक है, यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किससे रिलेटेड है? थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है कि टेम्परेचर किस तरह से जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो डिफरेंट कनेक्टिंग सिस्टम के टेम्परेचर कैसे रहते हैं। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये यूनिवर्सल लॉ है बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्यों है? क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्सल है ये। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज यूनिवर्सल। पेज नंबर 6। Now this is page number 6. First law of thermodynamics. इसको डिनोट करेंगे अपन डायरेक्ट फ्लोट से, लिखेंगे सीधा सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे से ध्यान रखना किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूनिवर्सल लॉ है ये, ध्यान रखना। इट इज यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का मतलब समझते हैं क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ मतलब जिसको चैलेंज नहीं कर सकते, हर जगह पे अप्लाई होता है। क्यों है यूनिवर्सल? किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। यही है ना? लेकिन इस लॉ का ड्रॉबैक रहा है। ठीक है, इस लॉ का जो ड्रॉबैक रहा है, इसीलिए तो सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी और इसीलिए फिर थर्ड लॉ की जरूरत पड़ी इसमें। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ आया, क्या फर्स्ट लॉ से सारी बातें बन गई थी? नहीं बनी थी, इसलिए न्यूटन को सेकंड लॉ डिफाइन करने की जरूरत पड़ी थी। यार फर्स्ट लॉ कंप्लीट नहीं है, सही है, मतलब गलत नहीं है फर्स्ट लॉ, लेकिन उससे चीजें पूरी एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, इसलिए उनको सेकंड लॉ बनाना पड़ा। फिर सेकंड लॉ से भी चीजें कंप्लीट नहीं हो रही थी, कंप्लीटनेस नहीं आ रही थी, इसलिए थर्ड लॉ की जरूरत पड़ी। अगर एक ही लॉ में हो जाता तो फिर तीन लॉ लिखने की क्या जरूरत थी? तो वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही है, मतलब लॉ गलत नहीं है, लॉ इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेकिन इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में नहीं बताता। इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, heat is completely converted into work and work is completely converted into heat. बट प्रैक्टिकली जब हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, जब हम इंजन की बात करते हैं, और वैसे भी हमारा जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम हीट और वर्क की कहानी पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली हीट और वर्क में कन्वर्जन की कहानी पढ़ रहे हैं। तो जब इंजन की बात आती, प्रैक्टिकली जब बात आती है, तो इंजन हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता। लेकिन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, पॉसिबल है कि भाई हीट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट प्रैक्टिकली इंजन में नहीं होता ऐसा। तो ये एक इसका मेजर ड्रॉबैक निकला, बट फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी इंजन की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट हीट, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है क्या कि इंजन की एफिशिएंसी 100% होती है? होती क्या इंजन की एफिशिएंसी कि जितनी हीट दे रहा है आप पूरा की पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे? होती क्या इंजन की एफिशिएंसी इतनी? नहीं होती ना। अरे भाई, आप गाड़ी चलाते हो तो धुआं निकलता है, फिर उसका जो क्या बोलते हैं साइलेंसर है, गर्म होता है, आवाज आती है, कितने सारे फॉर्म पे हीट का वेस्ट होता है, लॉस होता है कि नहीं होता?
हेलो, तो हीट का अगर लॉस हो रहा है तो फिर पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट होके मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी में पूरा कन्वर्जन नहीं हो पा रहा उसका। उसका जो फॉर्म है वो साउंड के फॉर्म पे भी चला गया, वेस्ट हो गया। फिर जो धुआं निकलता है उसमें से भी तो हीट बाहर निकल रही है ना। ऐसा तो नहीं बिल्कुल जितने टेम्परेचर में कंब्यूशन हो रहा है बिल्कुल 0 टेम्परेचर पे धुआं बाहर निकल रहा है, उसमें भी हीट आती है। तो हीट तो वो भी वेस्ट हुई जो सराउंडिंग में इंजन छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है। समझ गए कि नहीं? फिर साउंड भी आता है, फ्रिक्शन भी होता है, पार्ट्स घिसते हैं इंजन के। तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ कि हीट 100% वर्क में कन्वर्जन नहीं हो पाती। तो ये इसका ड्रॉबैक था, और इसलिए फिर साइंटिस्टों को सोचना पड़ा इसके सेकंड लॉ के बारे में। इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंजन 100% एफिशिएंट हो सकता है, बट पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोग बात करते हो ना, जैसे गाड़ियों वगैरह की बात करते हो, अरे तेरी गाड़ी कितना एवरेज देती है, कॉमन बात है ना। कॉमन पूछते ना, किसी ने गाड़ी लाया, तुम्हारे फ्रेंड ने पूछा कितना एवरेज देती है, कॉमन पूछते हो कि नहीं पूछते? वैसे हेलो, सबसे पहले यही Yes, रहता है sir. वर्ड डिपार्टमेंट कि कितना Sir. एवरेज देती है। तो ये एवरेज का मतलब क्या है कि भाई आपने मान लो गाड़ी ली है 2-3 अलग अलग टाइप की, जैसे होंडा की ले ली, हीरो की ले ली, या फिर बजाज की ले ली आपने, है ना। और सब में 1-1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो क्या सब सेम डिस्टेंस तक जाती? नहीं जाती, अलग अलग चलती। तो वो उसकी इंजन की एफिशिएंसी पे डिपेंडेंसी आ रही है। फिर गाड़ियों का साइज है, बाकी भी मैटर करते हैं, लेकिन उनके इंजन की एफिशिएंसी पे बात आ जाती है, क्या इसका इंजन कितना एफिशिएंट है। तो अब एफिशिएंसी में हम बाकी चीजें भी देखते हैं कि कितना लोड ले सकता है, या इतने लोड में कितना डिस्टेंस जा सकता है, तो बाकी चीज भी उसमें आती है। तो हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम बस यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हीट वर्क में कितना मैक्सिमम कन्वर्ट हो पाती है। तो फर्स्ट लॉ का ये ड्रॉबैक रहा है कि ये इसके अकॉर्डिंग हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। तो फर्स्ट लॉ ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो ऐसा नहीं कि ये लॉ गलत है, लॉ बिल्कुल सही है, लेकिन ड्रॉबैक है बस। तो क्या आ गया आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? जैसे अब इसको हम इस तरह से समझते हैं, यहाँ पे सपोज हमने एक सिलेंडर लिया जिसमें एक मूवेबल पिस्टन लगी हुई है, दिस इज एनी मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर मान लो हमने गैस भर दी, ठीक है। इसके अंदर हमने सपोज गैस भर दी है, और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हीट देते हैं। सिस्टम हीट देते या बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं? इससे मान लो ये पिस्टन एक्सपांड होती है, ठीक है, ये एक्स, तो इसका वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा वी, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इसका चेंज हो गया। इससे इसका जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, ये भी बदलेगा, इंटरनल एनर्जी भी बदलेंगे, ठीक है। ये इनके वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम्स, है ना, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या फिर डिफरेंशियल फॉर्म पे लिखोगे तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। So this is the first law of thermodynamics. एक है डिफरेंशियल फॉर्म, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है उसका। डिफरेंशियल मतलब इनफाइनाइट स्मॉल चेंज के लिए, या इनफाइनाइट स्मॉल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और ये फाइनाइट कैलकुलेशन के लिए। तो दिस इज फॉर फाइनाइट चेंज एंड दिस इज फॉर इनफाइनाइट स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। क्या क्या होगा भाई? आपने मान लो हीट दिए, ये एक्सपांड हुई, वर्क हुआ, टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुई। तो आपको रिलेट ये करना। अब ऐसा नहीं कि ये जो लॉ है ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, दिस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबके लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। ये जो लॉ हो गया आपका, ये आप सॉलिड के लिए भी लगा दो, लिक्विड के लिए भी लगा दो, गैस के लिए भी लगा दो, मिक्सचर के लिए लगा दो, किसी के लिए भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, तो ये लॉ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गैस के लिए है, कि सिर्फ सॉलिड के लिए, कि सिर्फ लिक्विड के लिए, सबके लिए लगेगा। ठीक है, समझ गए ना? तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि आपने जैसे हीट दिया, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, वर्क हुआ, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया ये? कोई डाउट अभी इसमें? फर्स्ट ऑफ No, sir. हाँ बोलो। No doubt. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब आते हैं हम साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन, हाँ, साइन कन्वेंशन अभी पेज नंबर 7 साइन कन्वेंशन देखते हैं क्या रहती है साइन कन्वेंशन इसमें। This is page number 7, sign convention. Sign convention in code. मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W के लिए, है ना? ये इसके लिए साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं इसके लिए, हीट के लिए। तो ठीक है, अगर मान लो हम सिस्टम को हीट देते हैं डेल्टा Q, then it is taken as positive. If heat is given to the system or heat is added to the system, heat is given to the system, or heat is added to the system, heat is added to the system, or heat is absorbed by the system, heat is absorbed by the system, it is taken as positive. और अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो क्या आएगा बता देना। हाँ, सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है डेल्टा की, देन इट इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, और heat rejected by the system, heat is rejected by the system। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, या सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है, तो आप उसको क्या लोगे? यहाँ पे डेल्टा Q इज टेकन एज नेगेटिव। एंड दूसरा जो कन्वेंशन है, अच्छा इसमें डेल्टा U इज डेल्टा Q माइनस W भी आप लिखते हो दोनों में। एंड वर्क के लिए, तो वर्क के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में यहाँ पे साइन कन्वेंशन में डिफरेंस है वर्क के लिए, बट डेल्टा U और डेल्टा Q के लिए कोई डिफरेंस नहीं है साइन कन्वेंशन में। तो इस पे मान लो ये आपने एक मूवेबल पिस्टन यहाँ पे लगी हुई है, और ये अब एक्सपांड होके इधर तक आती है ना? तो इसमें एक्सपांशन हो रहा, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा मतलब एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, डेल्टा V इज पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है सिस्टम में ना, तो ये सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। एंड दूसरा केस ये है कि जिसमें कंप्रेशन अगर होता है, ठीक है, ये कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सीधे सीधे ध्यान रखना, दिस इज कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजेस, डेल्टा V इज नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव,
तो वर्क डन इज नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो अगर W पॉजिटिव है, एक्सपांशन हो रहा है, तो गैस हमारे लिए वर्क कर रही है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो गैस हमारे लिए नेगेटिव वर्क कर रही है। या आप उल्टा बोलो कि हमको गैस के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है या सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। गैस छोड़ के सिस्टम आप सोचो, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो सिस्टम हमारे लिए वर्क कर रहा है, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो हम सिस्टम के लिए वर्क कर रहे हैं। तो अगर सिस्टम हमारे लिए वर्क कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, और हम सिस्टम के लिए वर्क कर रहे हैं तो ये नेगेटिव है। ठीक है, बस यही साइन कन्वेंशन है। तो इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, सबसे आसान, कि अगर एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट इज पॉजिटिव वर्क डन, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इट इज नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, समझ गए, यही साइन कन्वेंशन है। केमिस्ट्री में ये उल्टा पढ़े होगे तुमने, वर्क डन बाय द सिस्टम वहां पे नेगेटिव आया होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम वहां पे पॉजिटिव आया होगा। तो उसमें फर्क इसलिए आया क्योंकि केमिस्ट्री में आप सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात करते हो, ठीक है, और फिजिक्स में सिस्टम हमारे लिए क्या कर रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। सिस्टम के अंदर क्या रिएक्शंस हो रही है उस पे आपका फोकस रहता है केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में सिस्टम से हम आउटपुट क्या लेना चाह रहे हैं उस पे हमारा फोकस होता है। इसलिए साइन कन्वेंशन में फर्क है। बट डेल्टा यू का जो चेंज है, डेल्टा यू चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा क्यू में भी कोई फर्क नहीं साइन कन्वेंशन में, बस वर्क डन के साइन कन्वेंशन में फर्क है। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। अच्छा ये बताओ, जैसे खाना पकते हुए तो देखा ही होगा प्रेशर कुकर पे, है कि नहीं प्रेशर कुकर? यस सर, रोज देखते हो। अच्छा ये बताओ, जब प्रेशर कुकर को आपने गैस पे रखा हुआ है, बर्नर पे जब रखा हुआ है, तो कौन सा केस है, ये पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला सर। पहला। हीट ऐड कर रहे हो सिस्टम पे, और जब खाना पक गया तो अब आपने गैस का नॉब बंद कर दिया, फिर प्रेशर कुकर को बाहर उठा के रख दिए, तब कौन सा केस बन गया? सेकंड वाला। सेकंड वाला बन गया। समझ गए? यस सर। ओके, ठीक है। और जब आप साइकिल की ट्यूब में हवा भर रहे हैं बाहर से, तो कौन सा केस है? बाहर से हवा भर रहे हैं, सेकंड वाला, यानी वर्क का सेकंड वाला। हाँ ये सेकंड वाला। जब आप हवा भर रहे हैं तो ये वाला केस आएगा। और छोड़ दिए उसको 2-4 दिन के लिए, फिर देखोगे थोड़ी सी हवा कम हो जाती है उसमें, है ना? या एक्सपांशन अगर हो रहा है तो ये कौन सा केस आएगा इसमें? ये फर्स्ट वाला केस आएगा। बट ये थोड़ा विजिबल कम है, इसमें विजिबिलिटी कम है। आप बलून को ले सकते हो, ठीक है, विजिबल चेंज के लिए आप बलून ले सकते हो। बलून को अगर आप फूंक रहे हो, भर रहे हो उसमें, तो कौन सा केस आ गया? हेलो, फर्स्ट केस। हवा भर रहा है ना बाहर से आप उसमें, ठीक है। तब उसमें एक और ये पार्ट है बेटा कि बलून को जब आप फूंकते हो तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन आप बाहर से उसमें नंबर ऑफ मोल बढ़ा रहे हो। यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी में कहानी बन रही है। बस यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया नंबर ऑफ मोल को। तो बलून के एग्जाम्पल में चीजें थोड़ी अलग दिख रही हैं आपको, वर्क डन के लिए और इसके लिए, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल भी चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल को एक प्रकार से फिक्स ही रखना है, और फिर ये विजिबल चेंज देखना है हमको इस तरह से। बट अल्टीमेटली आप ये ध्यान रखो कि वर्क डन बाय द सिस्टम इट इज पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इट इज नेगेटिव। मतलब बलून में हवा भरना, अगर हम बलून में हवा भर रहे हैं तो बलून में कौन सा वर्क हो रहा है? नेगेटिव वर्क हो रहा है, भले उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। बलून के लिए कौन सा वर्क हो रहा है? नेगेटिव वर्क हो रहा है, भले उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो एकदम ऐसा डायरेक्ट नहीं सोचना है, ठीक है। और आपने बलून को छोड़ दिए हवा भरने के बाद में, तो क्या होगा? बलून हमारे लिए वर्क करेगा, भले वो वहां पे उसकी हवा बाहर निकल जाएगी, उसका साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन उसका जो वर्क डन है वो कैसा आएगा? आपको पॉजिटिव मिलेगा। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो सर एक और बार बोल रहा हूँ। बलून से इसको अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि जब आप बलून में हवा भरते हो तो कौन सा केस आएगा? ये वाला कि ये वाला? सर ऊपर वाला।
बलून में जब हवा भरते हैं अपन तो हाँ उसमें देखता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा बलून का। तो सिस्टम अगर आप बलून को ले रहे हो तो जब आप बलून में हवा भर रहे हो बाहर से, इसका मतलब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। तो उसका वर्क डन को कैसे लेना, आपको नेगेटिव लेना है। भले ही वहां पे आपको उसका वॉल्यूम चेंज होता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जब आपने उसको रिलीज कर दिया, वो खुद से उसकी हवा बाहर निकलने लगी, उसका साइज छोटे होने लगा, तो उसमें जो वर्क डन आएगा इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ गए? हेलो, ओके सर। समझ गए? यस सर। हाँ, लेकिन इसमें बलून के केस में कहानी क्या है कि बलून में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उसका जो मटेरियल है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है ना उसका, तो वो फ्लेक्सिबल मटेरियल के कारण ऐसा हो रहा है। तो हम वहां पे दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे अल्टीमेटली। यहाँ पे जैसे हम जो सिलेंडर ले रहे हैं, इनका ये कंटेनर के वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा उसके साइज पे, है ना। तो जो भी चेंज आपको दिख रहा है वो सिस्टम के अंदर दिख रहा है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हमने तो बोला कि भाई सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, हर कहीं पे लगेगा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो बस इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। समझ गए? गैसेस वाले। और Yes, जिसमें sir. जिसमें सिलेंडर का वॉल्यूम फिक्स है, मतलब, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का कहानी खत्म। आज के लिए।